हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। मेरा नाम है सुमित त्यागी और आज मैं आपके सामने लेकर वीडियो आया हूँ ट्रंप और यूएस से रिलेटेड। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन शुरू कर चुकी है फंक्शन करना जनवरी से, और उसके बाद कुछ मेजर स्टेप्स लिए गए हैं। जैसे रिसेंटली आपने सुना होगा, चाइना के ऊपर 10% टैरिफ बढ़ा दिया गया है, कनाडा के ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया गया है, मैक्सिको के ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया गया है। फॉर्चुनेटली अभी तक इंडिया के ऊपर ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया है। लेकिन रिसेंटली ट्रंप और जो इलॉन मस्क हैं, जो डोज को डिपार्टमेंट ऑफ बेसिकली एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो एक डिपार्टमेंट बनाया गया है वहाँ, उसको हेड कर रहे हैं। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट को टारगेट करना शुरू कर दिया है। अब ये एक ऐसी एजेंसी है जिससे डायरेक्टली इंडिया को भी हेल्प मिलती है, इंडिया को भी असिस्टेंस मिलता है। अब जब इस यूएसएआईडी को टारगेट किया जाएगा तो इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, और आखिर ये यूएसएआईडी है क्या और क्यों इसे टारगेट किया जा रहा है, इस वीडियो के अंदर हम इसी चीज को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जैसे आपको पता है, ट्रंप मस्ट गन फॉर यूएसएड, जो यूएसएड प्रोवाइड की जाती है एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डिपार्टमेंट डेवलपमेंट है, उसको टारगेट किया जा रहा है। इंडिया के लिए क्या रोल है, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टारगेट पे आ चुकी है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। जो उनका एक मेजर एफर्ट है कि जितना भी पूरी तरीके से फेडरल एफर्ट जो दिए जा रहे हैं, जो पैसा खर्च किया जा रहा है, उसे अमेरिकन इंटरेस्ट में ही खर्च किया जाए, किसी भी तरीके से अमेरिकन रिसोर्सेज को किसी और के बेनिफिट के लिए यूज़ ना किया जाए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्रंप ने फॉरेन एड को भी पॉज कर दिया। जो टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे उनको भी रिमूव कर दिया गया जब उन्होंने इलॉन मस्क के डोज को रेस्ट्रिक्टेड स्पेसेस में एक्सेस प्रोवाइड करने से मना कर दिया गया। मतलब आप समझ पा रहे हो कि इलॉन मस्क इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं ट्रंप के लिए, क्योंकि उनको एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड ना कराने के चक्कर में आपने अपने सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को भी रिमूव कर दिया है। और खैर ये पहले भी सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि पहले से भी हमें एक थोड़ा सा आइडिया था। जितना फंडिंग प्रोवाइड किया है इलॉन मस्क ने ट्रंप को इलेक्शन जिताने में, तो मस्क को जितनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है पहले से भी एक रफ आइडिया था लोगों को। लेकिन दोनों साथ मिलके यूनाइटेड स्टेट्स जैसे कि यूएसएड जैसी एजेंसी को टारगेट करेंगे। मस्क उसे आउटराइटली बोल रहे हैं कि यूएसएड तो एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी वजह से आपको एक नेगेटिव पिक्चर बनती हुई दिखती है यूएसएड की, जबकि आपको पता है कि यूएस ने जो ये एजेंसी है ये अपने ही बेनिफिट के लिए शुरू की थी। क्यों की थी, कैसे की थी, किस वजह से की थी, वो हम आने वाले आगे वीडियो में देखने वाले हैं इस चीज़ को। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले जानने की जरूरत है कि इसे टारगेट किया क्यों जा रहा है। ये जो ओवरऑल चल रहा है यूएसएड का, इसका लॉजिक क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है। देखो, ट्रंप और मस्क दोनों चाहते हैं कि सरकार की स्पेंडिंग कम की जाए, जो यूएस गवर्नमेंट से खर्चा हो रहा है उसे कम किया जाए। जितनी भी इनएफिशिएंसीज हैं गवर्नेंस में उनको भी कम किया जाए। जो फेडरल एजेंसीज जो फंक्शन करती हुई दिखती हैं, जो इनएफिशिएंट दिखती हैं, जो प्रोडक्टिव नहीं है, उनको भी जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाए। ट्रंप की एक मेजर कैंपेन थी कि जो डीप स्टेट है इसको किसी भी तरीके से डिसमेंटल करना है, और जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके साइज को रिलेटिवली कम करना है। तो इस वजह से निशाने पर आ चुकी है यूएसएड। जो इलॉन मस्क है और जो डोज है, ये डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के हेड की तरह अपॉइंट किया गया था इलॉन मस्क को। इनके साथ जो पहले प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे विवेक रामास्वामी, जो रिपब्लिकन पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, उनको भी इसका पार्ट बनाया गया था। लेकिन आज की डेट में मस्क ने विवेक रामास्वामी को आउस्ट कर दिया है। अब विवेक रामास्वामी डोज का पार्ट नहीं दिखते हैं, केवल मस्क ही इसको हेड कर रहे हैं। डोज का मेजर गोल ये है कि जो फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर जो फेडरल गवर्नमेंट खर्च कर रही है, जो फेडरल गवर्नमेंट जिस तरीके से फंक्शन कर रही है, उसको टैकल किया जाए, उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए। जो फेडरल स्पेंडिंग है उसे लगभग $2 ट्रिलियन से कम किया जाए, लगभग $2 ट्रिलियन उसमें कम किए जा सकें, जिससे एफिशिएंसी बढ़े, कम खर्चे में ज्यादा प्रोडक्टिविटी आप लाने की कोशिश कर सकें। जो यूएसएड का रूल है और जो कंट्रोवर्सी है, ये इस वजह से राइज हुई क्योंकि उनका जो पैसे काटने, जो $2 ट्रिलियन उन्हें कम करने हैं, उसमें उसको मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी गई है कि ये ज्यादातर खर्चा कहाँ हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, यूएसएड के थ्रू हो रहा है। यूएसएड, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, तो ये ग्रांट्स और एड प्रोवाइड कराती है थ्रू आउट द वर्ल्ड, जिससे डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन चीज़ों पे ध्यान दिया जा सके, हेल्थ सेक्टर पे काम किया जा सके, एनवायरमेंटल सेक्टर पे काम किया जा सके, एजुकेशन सेक्टर पे काम किया जा सके। तो ये जो पूरी दुनिया भर में एक डेवलपमेंटल एफर्ट करता है यूएस, उसको फालतू का खर्चा बता के यूएसएड को टारगेट किया जा रहा है। मस्क ने ओपनली बोला है कि यूएसएड को बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा मैंने आपको बताया। अब आपको ये समझने की जरूरत है कि यूएसएड है क्या। यूएस
गवर्नमेंट की एक प्राइमरी बॉडी है यूएसएड, जिसे हम बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जो फॉरेन एड डिलीवर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करती है कंट्रीज को जो जिनको जरूरत होती है उस चीज की। यूएस इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी, और यूएस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप एक ग्लोबल हेजेमनी बनना चाहते हैं तो आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी, आपकी कुछ अकाउंटेबिलिटी भी होगी। और अपना जो ग्लोबल स्पेस है, जो अपनी ग्लोबल हेजेमनी है, उसको स्प्रेड करने के लिए, कैपिटलिज्म को स्प्रेड करने के लिए, यूएस इंटरेस्ट को मीट करने के लिए जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में इस यूएस एड एजेंसी को बनाया गया था। ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो फॉरेन एड और डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, जैसा मैंने बताया। इसका मेन एम था डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस को इंप्रूव करना, हेल्थ को एनहांस करना और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना थ्रू आउट द वर्ल्ड। मतलब ह्यूमन राइट्स के रखवाले बनने के लिए यूएस एड एजेंसी शुरू की गई थी। जब तक ये इनके फायदे में काम कर रही थी तब तक दे वर रियली हैप्पी कि हमारे लार्जर इंटरेस्ट अचीव हो रहे हैं। लेकिन अब एक कंजर्वेटिव गवर्नमेंट वहां आई है तो उन्हें केवल वो पैसे के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, तो वो यूएस एड को बंद करने की धमकी दे रहे हैं और उस तरफ फंक्शन भी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। हिस्ट्री अगर देखी जाए यूएस एड की, तो जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी तो यूएस ने देखा कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एड जो है वो एक स्ट्रेटेजिक टूल की तरह काम कर सकता है अगर यूएस को अपनी इन्फ्लुएंस जो है ग्लोबली एक्सपेंड करनी है। सी 2 पार्ट है, एक सोशलिस्ट ब्लॉक था, एक कैपिटलिस्ट ब्लॉक था। तो सोवियत यूनियन अपनी हेजेमनी या अपने इन्फ्लुएंस को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा था। सिमिलरली कैपिटलिस्ट ब्लॉक जो है गाइडेड बाय यूएस, वो अपनी इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करने के लिए स्ट्रेटेजिक टूल की तरह देख रहा था इंटरनेशनल डेवलपमेंट को। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई है, बहुत सारी कंट्रीज को रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है, चाहे वो वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस हो, चाहे वो अफ्रीकन नेशंस हो जो न्यूली डेवलपिंग कंट्रीज हैं, चाहे वो एशियन नेशंस हो जो अभी अभी आज़ाद हुए हैं। तो इन सब जगह इंटरनेशनल डेवलपमेंट की जरूरत थी और यूएस क्या कर रहा था, उन्हें एड प्रोवाइड कर रहा था जिससे वो सोवियत ब्लॉक की जगह कैपिटलिस्ट ब्लॉक की साइड मूव करना ज्यादा प्रेफर रखे। इसी चीज के लिए 1948 में एक प्लान निकाला गया जिसे बोला जाता है मार्शल प्लान। ये मार्शल प्लान जनरली टारगेट कर रहा था वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस को, कि जो जितने भी वॉर टॉर्न कंट्रीज हैं वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस में, उनको अगर इंप्रूव करना है, अगर उनको इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड करनी है तो वो मार्शल प्लान के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। तो बेसिकली ये इस मार्शल प्लान में इकोनॉमिक एड प्रोवाइड की गई जिससे रीबिल्ड किया जा सके वॉर टॉर्न यूरोप को। ये मेजर इशू इसका ये नहीं है कि यूएस चाहता था कि यूरोप वापस से डेवलप हो। मेजर पॉइंट वाज कि रशिया की प्रॉक्सिमिटी में आने वाला वेस्टर्न यूरोप किसी भी वजह से इकोनॉमिक कन्वीनियंस के लिए कम्युनिज्म की साइड शिफ्ट होता हुआ ना दिखे, सोवियत की साइड शिफ्ट होता हुआ ना दिखे। तो एक स्ट्रेटेजिक एलाय बनाने के लिए इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करनी शुरू हुई अंडर मार्शल प्लान। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि यूएस जो है वो 1823 से लेकर 1946 तक एक आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी पे चला। आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी का मतलब है कि वो मेजर वर्ल्ड अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा, वो केवल उन चीज़ों से डील करेगा जो उसके इंटरेस्ट को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रही हैं। इसको हम बोलते हैं मुनरो डॉक्ट्रिन, क्योंकि 1823 में जॉन मुनरो द्वारा शुरू की गई थी जो उस टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट थे। 1946 में जो डेविड ट्रूमैन थे वो एक नई डॉक्ट्रिन लेके आते हैं जिसे हम बोलते हैं ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। इन्होंने बोल दिया कि ये जो आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी चल रही थी इसे अब खत्म किया जाएगा और हम एक एंगेजिंग अप्रोच अपनाएंगे अब, और इस एंगेजिंग अप्रोच के थ्रू हम अपना इन्फ्लुएंस थ्रू आउट द वर्ल्ड बढ़ाने की कोशिश करेंगे। राइट, अब ये थ्रू आउट द वर्ल्ड जब इन्फ्लुएंस अपना बढ़ाना है तो इसी वजह से आपको इकोनॉमिक एड भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, डेवलपमेंटल एफर्ट्स में भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा जिससे लोग आपकी साइड मूव हो। और ऐसा ही कुछ काम आपको यूएस एड भी करता हुआ दिख रहा है। कोल्ड वॉर के समय ये इकोनॉमिक, टेक्निकल और मिलिट्री एड जो प्रोवाइड की जा रही थी इसका मेजर फोकस था कि जिससे सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस को कम किया जा सके। इसीलिए इस पीरियड के अंदर आपने काफी सारे एड प्रोग्राम्स देखे जो मेजरली ग्लोबल कंपटीशन से डील करने के लिए थे, स्पेशली जो कंपटीशन आपको सोवियत ब्लॉक से आता हुआ दिखता है। यूएस का एम था कि वो एलाइज जो हैं, जो उसके जितने भी वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस हैं, जितने भी कैपिटलिस्ट वर्ल्ड आपको देखने को मिलता है, उन्हें वो असिस्टेंस प्रोवाइड कराता रहे। न्यूली डेवलपिंग कंट्रीज या न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो हैं उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कराता रहे, जिससे जो रिस्क है कि वो कम्युनिस्ट ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे, कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाएंगे, उसे वो काफी हद तक रिड्यूस कर पाए। अगर क्रिएशन ऑफ यूएस एड की देखी जाए 1961 में, जैसे मैंने बताया जॉन एफ कैनेडी ने इसे बनाया 1961 के अंदर, ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स था रेड स्केयर का। रेड स्केयर मतलब कम्युनिज्म स्केयर। हम आपको पता है कि जब कम्युनिज्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो तो लाल कलर से करते हैं। इवन इंडिया में भी आपको जो नक्सलाइट मूवमेंट का जो स्लोगन है वो लाल सलाम है।
और उनका सीधा सीधा कंसर्न था कि किसी भी तरीके से कम्युनिस्ट एक्सपेंशन जो है वो लैटिन अमेरिका में ना हो जाए, बिकॉज क्यूबन रिवॉल्यूशन ऑलरेडी 1959 में आ चुका था अंडर फिदेल कास्त्रो, और वहां आपको कम्युनिज्म स्प्रेड होता हुआ दिख रहा था। और ये यूएस की अथॉरिटी पे एक डायरेक्ट चैलेंज था, क्योंकि क्यूबा एकदम डायरेक्ट नेबरहुड में दिखता है आपको यूएस के, और अगर वहां कम्युनिज्म पहुंच चुका है तो यूएस के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज था कि बाकी दुनिया में मैं कम्युनिज्म को स्प्रेड होने से कैसे रोकूंगा। इस वजह से एक एजेंसी बनाई गई इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए, कि जहां इकोनॉमिक एड के नाम पे, मिलिट्री एड के नाम पे, पोवर्टी हेल्प के नाम पे, पोवर्टी रेडिकेशन हेल्प के नाम पे आप कंट्रीज को कैपिटलिस्ट ब्लॉक की तरफ खींच पाए। इन्होंने इसलिए एक अलायंस फॉर प्रोग्रेस स्टार्ट किया, एक मल्टी बिलियन डॉलर इनिशिएटिव था ये, जो डेमोक्रेसी को प्रमोट करता था दुनिया में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता था दुनिया में, और एंटी कम्युनिस्ट सेंटीमेंट जो है लैटिन अमेरिका के अंदर, उनको सपोर्ट करने की कोशिश करता था, जैसे क्यूबा जैसा रिवॉल्यूशन आपको बाकी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में आता हुआ ना दिखे। लेकिन आपको पता है लैटिन अमेरिका में सोवियत जो है वो काफ़ी इनरोड्स बना पाया था अपनी, आपको वहाँ कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशंस भी होते हुए दिखते हैं। चेगवेरा, फिदेल कास्त्रो टाइप जो लोग हैं, इन्होंने काफ़ी हद तक कम्युनिज्म को स्प्रेड करने में हेल्प करी है लैटिन अमेरिकन रीजन में, जो डायरेक्ट प्रॉक्सिमिटी में आता है यूएस की, और जो यूएस की हेजेमनी के लिए डायरेक्ट चैलेंज था बाय द सोवियत यूनियन। यूएस एड का मेजर रोल देखा जाए तो ये यूएस गवर्नमेंट की एजेंसी है जो डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस कर रही है, पॉवर्टी एलिवेशन पे फोकस कर रही है, हेल्थ प्रोग्राम्स को सपोर्ट करती है, और यहाँ तक कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करती है, स्पेशली उन रीजन्स में जो ज्यादा वल्नरेबल हैं कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस के, यहाँ आपको जहां इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, या फिर कम्युनिज्म का इंटरफेरेंस होने के चांसेस जहां आपको ज्यादा दिखते हैं। अगर देखा जाए इनके मिशन और गोल्स को, अगर देखा जाए कि मेजर गोल्स क्या हैं इसके यूएसएड के, तो सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है, सबसे पहला है इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ग्रो करना, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। वो किस तरीके से करेंगे? इकोनॉमिक ग्रोथ को एनहेंस करना है, फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, साथ के साथ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना है डेवलपिंग कंट्रीज में, विदाउट लेटिंग देम गेटिंग इनटू दी बीओपी क्राइसिस और फाइनेंशियल क्राइसिस। तो एक लोगों को चाहिए था पैसा, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? यूएस से आ रहा है, और इस बहाने यूएस उन कंट्रीज को उन कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेसी प्रमोट कर पा रहा है, उन कंट्रीज के अंदर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रमोट कर पा रहा है, फूड सिक्योरिटी के नाम पे उन्हें रिलायंट बना दे रहा है अपने ऊपर, जिससे वो किसी भी तरीके से सोवियत ब्लॉक की तरफ मूव ना कर पाए। हेल्थ को भी इंप्रूव करने के लिए इन्होंने काफी काम किए इस यूएसएड एजेंसीज ने। पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस जो है मेजर, चाहे वो मैटरनल हेल्थ हो जाए, चाहे वो डिजीज प्रिवेंशन हो जाए, या क्लीन वाटर का एक्सेस हो जाए, या सैनिटेशन हो जाए, इन चीजों पे भी काफी ज्यादा आपको यूएस एड काम करता हुआ दिखा था। एजुकेशन प्रमोशन में भी इन्होंने काफी काम किया है, ये क्वालिटी एजुकेशन प्रमोट करना चाहते थे। क्वालिटी एजुकेशन का दिस वाज अ सॉर्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल सबवर्जन, मतलब किसी भी तरीके से जब आप किसी कंट्री की एजुकेशन को कंट्रोल करना शुरू कर देते हो तो आप अपना नैरेटिव वहां रन कर सकते हो। तो यूएस एड अपने नैरेटिव को रन करती थी, प्रो कैपिटलिस्ट एजुकेशन सॉरी प्रो कैपिटलिस्ट एजुकेशन पॉलिसीज लेके आती थी, कैपेसिटी बिल्डिंग में फोकस कर रही है, और यहाँ इन कंट्रीज के अंदर एजुकेशन सिस्टम्स को भी प्रमोट करने में हेल्प कर रही थी। सुनने में ये आपको बहुत सही लगता है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट दिखता है कि उन कंट्रीज का हो रहा है, लेकिन इंटरेस्ट इसमें लार्जली आपको यूएस का ही अटैच दिख रहा था। साथ के साथ ये डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को भी प्रमोट कर रहे थे यूएस एड के थ्रू, मतलब ये डेमोक्रेसी को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कम्युनिज्म को ये डायरेक्टली टारगेट कर सके। ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को सपोर्ट कर रहे थे कंट्रीज के अंदर, रूल ऑफ लॉ मेंटेन किया जा सके, ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव स्टार्ट किए जा सके, जिससे वो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स जो है उसको सपोर्ट किया जा सके, जो प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाला जो पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिलता है। 1991 का आपको पेरिस बेसिकली अरेंजमेंट भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको हमारे यहाँ भी, हमारे देश के अंदर भी एनएचआरसी बनता हुआ दिखता है 1993 के अंदर। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे बात करते हैं, बट ये मजाक की बात है। यूएस आज की डेट में अगर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो गधे भी हंसेंगे इस चीज़ पर, बिकॉज आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ों को ट्रंप एक होक्स बताते हैं, वो वापस फॉसल फ्यूल पे मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के नाम पर ये अपने प्रोपोगेंडा को स्प्रेड करते थे थ्रू आउट द वर्ल्ड। नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने की बात करते थे, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने की बात करते थे, और आज एक ऐसा समय आ चुका है जब यूएस ही सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। अगर फंडिंग एंड रीच की बात की जाए तो यूएस ने केवल 2023 के अंदर ही, फाइनेंशियल ईयर जो 2023 था, उसमें लगभग $43 बिलियन के फंड्स प्रोवाइड करे हैं, एड प्रोवाइड किया है लगभग 130 कंट्रीज को। तो आपको इसका इम्पैक्ट और इसका जो डायमेंशन है वो कितना ज्यादा बड़ा है वो भी समझ में आपको आ रहा होगा, कि इसको अगर बंद किया जाता है तो कितनी सारी डेवलपिंग कंट्रीज पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और जो यूएस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पूरी तरीके से यूएस अपने इंटरेस्ट के लिए दूसरी जगह प्रॉक्सी वॉर करता आया है, उन्हें वॉर में फंसाया है, वहां रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ी है, तो जब
नुकसान आपने किया है तो फायदा भी आप ही करोगे, और इवेंचुअली आप उन कंट्रीज की हेल्प नहीं कर रहे, आप अपनी हेल्प कर रहे हो, जिससे मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो आपकी हेजेमनी को एक्सेप्ट कर पाए। अगर देखा जाए 2030 में टॉप 10 रेसिपिएंट्स कौन थे यूएसएड की फंडिंग के, तो आपको यूक्रेन, वहां वॉर चल रही है, इथोपिया, जॉर्डन और अफगानिस्तान जैसी कंट्रीज लिस्ट में देखने को मिलती हैं। यूएसएड में लगभग 10,000 से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड देखने को मिलते हैं आपको, जिसमें से मेजोरिटी जो है वो यूएस से बाहर काम कर रहे हैं ऑन वेरियस रीजनल मिशंस। अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो इंडिया को जो यूएस एड मिल रहा है, नॉट स्पेसिफिकली फ्रॉम यूएस एड एजेंसी, बट जो असिस्टेंस इंडिया ले रहा है यूएस से, वो 1951 से स्टार्ट हुआ था, जब हमारे यहाँ फूड इमरजेंसी आनी शुरू हुई थी। तब भी हमें अनाज जो है वो यूएस से लेना पड़ा था। PL480 जो प्रोग्राम हमारा चलता था जिस टाइम पे हमारे यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, इसके अंडर उन्होंने हमें ग्रेन्स प्रोवाइड करने बंद कर दिए थे। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए इन्होंने हमें पैसा दिया है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए हमें पैसा दिया है। की कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो इन्होंने एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सेटअप करने में इंडिया में हेल्प करी है। जो पहली IIT बनी उसको सेटअप करने में यूएस ने हेल्प करी। जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज थे सच एज रुड़की, उसको सेटअप करने में यूएस ने हेल्प करी। और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स जो हमारे देश के अंदर चल रहे थे, चाहे वो इम्यूनाइजेशन के हो या फिर वो HIV एड्स को टैकल करने के लिए हो, उसमें भी आपको यूएस एड का एक मेजर सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यूएस ने यहां तक कि जब इंडिया ने अपनी इकोनॉमी ओपन अप की थी तो यूएस 1991 के अंदर, तो यूएस ने की सेक्टर्स को सपोर्ट किया था, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया। कंडीशनल एड भी प्रोवाइड कराई है। ये जो एड आती थी इसके साथ कुछ कंडीशन अटैच रहती थी, आपको पता है फॉर श्योर। फॉर एग्जाम्पल 1991 में हमें IMF का ट्रांस तो मिला सपोर्ट के लिए हमारे BOP क्राइसिस के टाइम पे, लेकिन उसमें ऐसी कंडीशंस लगा दी गई कि कंटिन्यूसली हम ज़्यादा सोशलिस्ट हुआ करते थे, हमें ज़्यादा कैपिटलिस्ट की तरफ मूव करा दिया गया, क्योंकि हम पे कंडीशन लगाई गई कि अगर आप अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज नहीं करोगे, अगर आप ग्लोबलाइजेशन की तरफ नहीं मूव करोगे, तो आपको पैसा नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। तो हमारी मजबूरी को एज अ टूल इस्तेमाल किया गया, जिससे हम प्रो कैपिटलिस्ट कंट्री ज़्यादा दिखें और यूएस को सपोर्ट करते हुए ज़्यादा दिखें, यूएस के ग्लोबलाइजेशन एफर्ट्स में भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हुए दिखें। साथ के साथ इन्होंने हमें लोन भी प्रोवाइड कराए हैं फर्टिलाइजर फैक्ट्री के लिए, लेकिन उसमें भी अमेरिकन कंपनीज ने कुछ कंडीशंस लगा दी हैं। तो मतलब ये जो एड देखने को मिल रहा है आपको, ये कंडीशंस पे देखने को मिलता था, जिससे यूएस अपने इंटरेस्ट भी अचीव कर पाए। जो हमारा एड है वो विद टाइम आपको काफ़ी डिक्लाइन होता हुआ दिखा है 2004 के बाद से, क्योंकि हमने कंडीशनल एड डिक्लाइन कर दिया था 2004 में, और तब से आपको इंडिया की तरफ जो एड आता हुआ दिखता है, जो ग्रांट्स आते हुए दिखते हैं, वो कम होते हुए दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो एड का वैल्यू है वो केवल $141 मिलियन है, जो बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में, और जिस अमाउंट का डेवलपमेंट भारत को चाहिए, जितनी पॉपुलेशन भारत के अंदर रहती है, जितने पुअर इंडिया के अंदर रहते हैं, और जितने हमारे चैलेंजेस हैं व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, उस चीज़ को अचीव करने के लिए हमें ज़्यादा चाहिए, लेकिन वो कंडीशंस हमारे ऊपर ऐसी लगा देते हैं कि हमारे लिए वो अनएक्सेप्टेबल हो जाता है। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपके सामने एक क्वेश्चन आया है, प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट इट। 250 वर्ड्स में से आपने अटेम्प्ट करना है। डायनेमिक क्वेश्चन है, और यूपीएससी का IR वाला पोर्शन भी डायनेमिक है। आपको स्टैटिक क्वेश्चंस आते हुए नहीं दिखते वहां, जनरली आपको डायनेमिक क्वेश्चंस ही आते हुए दिखते हैं। तो प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। एग्जामिन द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ यूएस एड इन इट एंड इट्स रोल इन शेपिंग यूएस फॉरेन पॉलिसी, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। जो मैंने आपसे एक्सप्लेन किया अभी, जॉन एफ कैनेडी वाला, जो ये टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे कम्युनिज्म को स्प्रेड ना होने के लिए। हाउ हैज यूएस एड्स अप्रोच टू इंटरनेशनल डेवलपमेंट इवॉल्व्ड इन रिस्पॉन्स टू ग्लोबल पॉलिटिकल चैलेंजेस। ये वही चीज है पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा, और इवन उसके बाद भी किस तरीके से यूएस अपनी हेजेमनी को सस्टेन करने के लिए इस चीज के ऊपर फंक्शन करता हुआ दिख जाता है। 250 वर्ड्स में आपने ये अटेम्प्ट करना है। या तो आप इसे कमेंट्स में लिख के देख सकते हैं सो दैट आई कैन रिव्यू इट, या फिर आप इसे खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और किसी और से रिव्यू करा सकते हैं। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। मिलता हूं आपको एक और वीडियो के साथ विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें, एंड सब्सक्राइब एंड बेल, बेसिकली क्लिक ऑन दैट बेल बटन एज वेल, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी पहुंचते रहे, आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन मिस ना कर पाए। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ गुड डे।